अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabaq.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम AC थ्रू इंडक्टर्स और इम्पीडेंस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान की क्लास 12th चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट में मौजूद है। और यही टॉपिक्स KPK सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपको फ्लो ऑफ AC थ्रू इंडक्टर्स को एक्सप्लेन करना और इम्पीडेंस को डिफाइन करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabaq.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। एसी थ्रू एन इंडक्टर स्टूडेंट्स, हमने जो रेजिस्टर और कैपेसिटर अलग अलग कंपोनेंट्स हमने पढ़े कि अगर उनको हम ऐसी सर्किट में अप्लाई कर ले रेजिस्टर को और कैपेसिटर को तो क्या रिस्पांस होता है उनका। अब हम देखते हैं कि अगर हम इंडक्टर को अप्लाई कर ले तो फिर जो करंट है और वोल्टेज है उनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या होगा और इस सर्किट का बिहेवियर किस तरह होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, हमने शो भी किया था कि इंडक्टर को हम सिंपली इस शेप से शो कर सकते हैं आपको, जो एक सोलेनाइडल शेप है, सोलेनाइड है या बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। ये हमारे पास आ गया एक इंडक्टर। और इंडक्टर का फंक्शन क्या होता है, ये हमने देखा था कि जब एसी करंट आप इसमें से पास करते हैं, सो एसी करंट चूंकि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो इसीलिए ये जो इंडक्टर के नेक्स्ट टर्न्स है, सपोज इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस टर्न में, ये टर्न नंबर 1 है, तो जब इसमें करंट फ्लो करता है, सो जैसे जैसे करंट चेंज होता है उसके साथ साथ इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, सो वो चेंज हम इस नेक्स्ट टर्न में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब वो चेंज इस नेक्स्ट टर्न से पास होगा, सो उस चेंज की वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, जो कि हमने एक्चुअली पढ़ा था फेराडे लॉ में कि जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आता है तो वो नेक्स्ट कॉइल में नेक्स्ट जो इसके साथ पड़ा हुआ है टर्न, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हम फिर देख सकते हैं इंड्यूस्ड करंट, इसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। और ये जो इंड्यूस्ड करंट है, आई इंड्यूस्ड इसको हम कह सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट एक्चुअली ये करता है कि जो चेंज है अप्लाइड करंट में, जो चेंज है उसको अपोज करता है। यानी अगर अप्लाइड करंट जो है आई अप्लाइड, सपोज अप्लाइड करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, सो इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इंडक्टर का फंक्शन यही है कि ये करंट को मेंटेन रखता है, उसकी वैल्यू को मेंटेन रखता है। सो अगर आप करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ताकि उस इंक्रीज को वो रिड्यूस कर सके, उसको अपोज कर सके। इसी तरह अगर अप्लाइड करंट डिक्रीज हो रहा है, सपोज अप्लाइड करंट डिक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू कम हो रही है, सो फिर जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इसके सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में मीन के सपोज इंड्यूस्ड करंट जो है वो हमारे पास यूं आ रहा है, कम हो रहा है, सो फिर वो इसी डायरेक्शन में, यानी इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो फिर जो सॉरी अप्लाइड करंट, सो इंड्यूस्ड करंट भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ताकि जो डिक्रीज आ रहा है वो उस डिक्रीज को पूरा कर सके। यानी एक्चुअली वो इस करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखना चाहता है, डिक्रीज को पूरा करता है, इंक्रीज को अपोज करता है, ये इसकी सिंपल फंक्शन है। सो इस इंडक्टर को अगर हम फिर एसी सर्किट में अप्लाई कर ले, सो तब हम देख सकते हैं कि किस तरह बिहेवियर हम देख सकते हैं। सो ये अब देखिए, सपोज हमारे पास है एक सोर्स, एक अल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है,
ये आपने देख लिया, जो कि हम इस सिंबल से शो करते हैं। और इस सर्किट में हम सिंपली यहां पर ऐड करते हैं एक इंडक्टर। ये आ गया इंडक्टर, जो कि एक सोलेनॉइडल शेप है। ये इंडक्टर आ गया, इंडक्टर जो कि हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ। सो अब इंडक्टर का फंक्शन तो हमने देख लिया कि वो अपोज को, चेंज को अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट की में जो चेंज आता है उसको अपोज करता है। सो अगर हम करंट की वेरिएशन देखें, क्योंकि करंट वेरी करता है, अल्टरनेटिंग करंट वेरी करता है, सो इसकी अगर हम वेरिएशन देखें, वेरिएशन वो हम यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आप टाइम के साथ देखें तो इसमें वेरिएशन आता है, यानी जो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, पीक वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट की एक पीक वैल्यू है हमारे पास, जो कि इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जो कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट अटेन कर सकता है। लेकिन जो आई है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, यानी किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। सो अगर आप देखें इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम किस इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। सो ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन है जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वेरिएशन को शो करता है। अब अगर आप देखें, ये तो इलेक्ट्रिक करंट की हमारे पास वैल्यू आ गई, और जो हम ओमेगा यहाँ पर यूज करते हैं वो एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो कि हम यूज करते हैं यू 2πf। इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या f जो है फ्रीक्वेंसी वो 1/t के इक्वल होता है। सो इसीलिए हम यूज कर सकते हैं 2π/t, यानी एक कंप्लीट साइकिल जितने टाइम में वो ले रहा है वो हमारे पास आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो ये एक्चुअली, और ओमेगा टी जो है एक्चुअली वो किसके इक्वल है, वो शो कर रहा है फेज को, यानी एंगल को शो कर रहा है। फेज कितना है उसका, किसी खास पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड वो हम इससे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो अब अगर आप देखें, चूंकि हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर इंडक्टेंस भी होगा, और इंडक्टेंस हमने देखा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो एक्चुअली डिपेंड करता है द चेंज ऑफ करंट पर, कि किसी यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिक करंट में कितना चेंज आता है। अगर चेंज ज्यादा आ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा, अगर चेंज कम आ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा, कोई चेंज नहीं आ रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपेयर नहीं होगा। सो एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके लिए, चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम। क्योंकि इंडक्टेंस का मतलब ही यही है कि जितना उसमें चेंज आएगा उतना वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आएगा। सो अब अगर आप इस सिंपल इक्वेशन को देखें, अगर हम इसको इस प्रोपोर्शन को इक्वेशन में चेंज करना चाहें, सो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिंबल है, इसको हम यूं लिख सकते हैं, इक्वेशन में मैंने चेंज कर लिया, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में चेंज करते हैं सो एक इक्वेलिटी का साइन और एक हमारे पास कांस्टेंट आता है, ये लिख लिया मैंने कांस्टेंट। बाकी जो हमारे पास क्वांटिटीज है वो हम सेम उसी पैटर्न में लिखेंगे। ये आ गया डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये एक सिंपल इक्वेशन आ गया। सो अब आप देख सकते हैं कि ये एल जो है, कैपिटल एल, ये एक्चुअली क्या है, इंडक्टेंस है। कैपिटल एल इज एक्चुअली इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस हमने देख लिया कि ये डिपेंड करता है किस चीज पर, इंडक्टर की, वो डिपेंड करता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर, इंडक्टेंस डिपेंड करता है। और इसकी जो हमारे पास यूनिट है इंडक्टेंस की वो हेनरी है, यूनिट इसकी है हेनरी, हेनरी, और इस यूनिट का जो सिंबल है वो है कैपिटल एच। ये आ गया इंडक्टेंस, उसका सिंबल कैपिटल एल, यूनिट हेनरी, और यूनिट का सिंबल है कैपिटल एच। तो ये हमारे पास आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर आप इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस करंट लिखना चाहे, देखिए चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट भी यूज हो रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है करंट एट एनी टाइम। क्योंकि एक इसकी पीक वैल्यू है जिसको हम आई नॉट से डिनोट करते हैं, वो पीक वैल्यू है, वो कांस्टेंट है, लेकिन एक इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो कि किसी भी टाइम पर डिफरेंट है। आप 1 सेकंड पे देखे, 2 सेकंड्स पे देखे, टाइम के साथ साथ वो वेरी करता है। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम सिंपली फिर यू लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, आ जाएगा एल
इंटू डेल्टा, डेल्टा आई है देखिए आप यहाँ पर, सो आई की जगह मैं ये वाली इक्वेशन पुट करूंगा क्योंकि आई इसके इक्वल है, सो आई की जगह मैं ये इक्वेशन पुट करूंगा जो कि आ रहा है हमारे पास आई नॉट यहां पर पुट कर ले, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आई की जगह वैल्यू मैंने पुट की, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये देखिए ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, यानी किसी भी टाइम के ऊपर करंट। अब इसको हम मजीद सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सा फंक्शन है और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कौन सा फंक्शन है। फिर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंपेयर करेंगे और उसका वेक्टोरियल फॉर्म हम देखेंगे कि इन दोनों वेव फॉर्म्स को हम वेक्टोरियली किस तरह डिनोट कर सकते हैं, उनके वेक्टर्स हम किस तरह बना सकते हैं, वो इन ही दो इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे और वो सारी चीजें हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी हम उस सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें हमने एक इंडक्टर, एक एसी सर्किट में इंडक्टर जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। सो उसका हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब आप देख रहे हैं कि आई नॉट जो है एक्चुअली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट जो कि इसकी पीक वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, यानी बाकी जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है लेकिन पीक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो इसीलिए इसको हम चेंज से बाहर निकालेंगे क्योंकि इस पर चेंज जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, चेंज से इसको बाहर निकाल दे तो इसीलिए इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही पीक वैल्यू में। तो इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन को हम सिंपली यू लिख सकते हैं एल एल और इस आई नॉट को यानी पीक वैल्यू को इस चेंज से बाहर निकाल दे और जो चेंज है वो जस्ट अप्लाई होगा इस पर, साइन ऑफ ओमेगा टी इसके ऊपर अप्लाई होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और अगर आप इस पूरे टर्म को देखें, इस पूरे टर्म को अगर आप देखें, चेंज इन साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इस पूरे टर्म को अगर आप देखें सो ये हमारे पास किसके इक्वल है पूरा टर्म, ये ओमेगा काज ओमेगा टी के इक्वल है। ये सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन से आप देख सकते हैं जो कि हमारे पास इक्वल है ओमेगा काज ऑफ ओमेगा टी, इसके इक्वल है। सो इस पूरे टर्म की जगह हम ये पुट कर सकते हैं। अगर हम ये पुट कर ले इस पूरे टर्म की जगह, सो देखिए इक्वेशन और भी हमारे पास सिंपल हो जाएगा। इसको हम यूं लिख सकते हैं, induced EMF is equal to L I naught, L I naught, और इसकी जगह हम लिख लेंगे इसकी जगह ओमेगा काज ओमेगा टी आ जाएगा। सो पूरा इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा एल काज ओमेगा टी, एल आई नॉट और इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा ओमेगा काज ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। अब अगर आप देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अगर इस एंगल की काज ऑफ थीटा, काज ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू हम देख सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ रही है सो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा, जब आपके पास इसकी वैल्यू 1 आ जाए, और इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाए तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल हो जाएगा एल आई नॉट ओमेगा के। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी जगह आप 1 पुट कर ले तो इक्वेशन यू बन जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा टर्म है ये वाला एल आई नॉट ओमेगा, ये एक्चुअली किसके इक्वल है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम सिंपल पोटेंशियल या वोल्टेज फॉर्म में लिखे, वोल्टेज फॉर्म में, सो ये बन जाएगा वोल्टेज इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी तब होगी जब काज ओमेगा टी जो है वो 1 के इक्वल हो जाए। सो ये इसकी हो जाएगी मैक्सिमम वोल्टेज। इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, या उसकी जगह मैंने मैक्सिमम वोल्टेज पुट कर लिया, ये एक ही चीज है। और इसी तरह काज ओमेगा टी अपनी जगह पर लिख ले। सो ये इंस्टेंटेनियस हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, वोल्टेज की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो हम ये लिख सकते हैं।
और अब आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की फर्स्ट हमने वैल्यू लिखी थी, इलेक्ट्रिक करंट की अगर आप वैल्यू देखें सो वो हमारे पास किसके इक्वल है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ऊपर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उसकी वैल्यू है आई नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। यानी दोनों अब देखिए डिफरेंट फंक्शंस है, जो वोल्टेज है वो कॉज फंक्शन है और जो अल्टरनेटिंग करंट है वो साइन फंक्शन है। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सेपरेट जो हमारे पास वेव फंक्शंस है वो ड्रा कर ले, फिर इन दोनों को हम कंबाइन एक वेव फॉर्म में ड्रा करते हैं। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें इन दोनों के सेपरेट वेव्स हम ड्रा करते हैं। कॉज वेव फंक्शन आप जानते हैं कि कॉज वेव फंक्शन चूंकि उसकी जीरो के ऊपर वैल्यू 1 होती है सो वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए उसका जो वेव है हमारे पास वो यूं बनेगा। कॉज फंक्शन का जो वेव फॉर्म है वो कुछ यूं बनेगा, चूंकि जीरो के ऊपर हमने देख लिया कि कॉज की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है, तो इसीलिए देखें वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह अगर आप साइन देखें तो साइन जीरो के ऊपर उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो इसीलिए वो ओरिजिन से ही निकलता है यानी जीरो से स्टार्ट होता है। सो अब आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका वेव फॉर्म हमारे पास यू बन रहा है, जीरो से निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ गई, उसका जो वेव फॉर्म है, और ये वोल्टेज का है उसकी जो वेव फॉर्म है वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। तो अब अगर इन दोनों ग्राफ्स को मैं एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लूं, इन दोनों ग्राफ्स को एक ही ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट करते हैं, सो देखिए इन दोनों में फेज डिफरेंस पर आप इजीली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट आप ड्रा कर ले इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू, मैं इस कलर से शो कर रहा हूं क्योंकि वो साइन फंक्शन है तो इसीलिए ओरिजिन से निकलेगा साइन फंक्शन। और अब आप देखें जो वोल्टेज है उसकी जो फंक्शन है वो कॉज है, तो इसीलिए वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, कॉज जो है वो मैक्सिमम से, मैं यहां से कहीं उसकी जो वैल्यू है वो ले रहा हूं, ये है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप देख रहे हैं, ये आ जाएगा उसका कॉस फंक्शन। आप इसको एक फेयर फिगर से भी ड्रा कर सकते हैं, ये मैं जस्ट एक रफ जो है उसका फिगर ड्रा कर रहा हूं, सो हमारे पास उसकी जो फंक्शन है वो कुछ यूं बन जाएगी। सो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर ले, सो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर ले, सो जहां पर इलेक्ट्रिक करंट की जो फेज वैल्यू है वो जीरो है, यहां पर उसी पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वो है π/2। जिस पॉइंट पर करंट की वैल्यू जीरो है फेज, उसी पॉइंट के ऊपर उसी टाइम पर वोल्टेज का फेज क्या है, वो मैक्सिमम है। देखिए π/2 है मैक्सिमम, π/2 का मतलब है 90 डिग्रीज। सो हम देख रहे हैं कि जहां पर करंट जीरो है सो वोल्टेज π/2 है 90, यानी वोल्टेज एक्चुअली उससे लीड कर रहा है, वोल्टेज उससे आगे है, लीड का मतलब है आगे जा रहा है उससे। और यूं भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे है, वो लेग कर रहा है। सो अब अगर इनका वेक्टर्स हम ड्रा कर ले, देखिए इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने देख लिया कि वो कितना है π/2, और अगर इनके वेक्टर्स हम शो कर ले सो हम फर्स्ट हॉरिजॉन्टल शो करते हैं वोल्टेज का। अगर हम हॉरिजॉन्टल शो कर ले, चूंकि इसकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो हम हॉरिजॉन्टल ड्रा करते हैं, सो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उससे 90 डिग्रीज पीछे है, फेज डिफरेंस है 90 डिग्रीज का, तो इसीलिए वहां पर जो एंगल बनेगा फेज डिफरेंस उन दोनों के दरमियान वो कितना होगा 90 डिग्री का, यानी ये 90 डिग्रीज बन रही है, 90 डिग्रीज फेज डिफरेंस है। ये आ गया वोल्टेज और ये आ गया इलेक्ट्रिक करंट। सो इन दोनों चूंकि इलेक्ट्रिक करंट उससे पीछे है तो इसीलिए हम चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज उससे 90 डिग्रीज आगे है।